हाँ भाई, तैयार हो सब लोग? नमस्कार, राम राम। सब कैसे हो? आज जो हमारी क्लास होने वाली है वह, मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम पढ़ने वाले हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंदर हमने पहला टॉपिक बोले तो राजस्थान की सभ्यताओं का अध्ययन हमने कर लिया था। और आज हमारा चलेगा राजवंश। और राजवंशों में हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला राजवंश हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ राजवंश। बिना हम रुकावट के, बिना किसी फालतू की चर्चा किए हुए हम प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। आप लोगों ने सबने तैयारी कर रखी है। अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए अब इन प्रश्नों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए और आप बताइए कि हमारे कितने प्रश्न सही हो गए हैं। तो ध्यान देवे, पहला प्रश्न है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा पहला प्रश्न। बताइए, मेवाड़ के गोहिल वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पूछ क्या रहा है बेटा? असत्य कथन पूछ रहा है। ये लो भाई, असत्य कथन किसके बारे में? मेवाड़ के गोहिल वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो पढ़िए, अबुल फजल के अनुसार गोहिल वंश ईरान के बादशाह नौशेका आदिल की संतान है। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, गोहिलों की उत्पत्ति के संदर्भ में ईरान के बादशाह नौशेका आदिल की संतान बताइए किसने? अबुल फजल ने। ये बात तो बिल्कुल आपकी क्या है? सही है। पहला ऑप्शन क्या हो गया इसमें? सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, विलियम स्मिथ कुक ने गोहिलों को विदेशी बताया है। बिल्कुल सही है। एक और जोड़ दो इसमें, कर्नल जेम्स टोड। किसको जोड़ दो? कर्नल जेम्स टोड ने भी गोहिलों को क्या बताया है? विदेशी बताया है। ठीक है, आगे आओ। मोनोत नेंसी ने गोहिलों की 26 शाखाएं बताई थी। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मोनोत नेंसी ने गोहिलों की 26 शाखा नहीं बताई थी। मोनोत नेंसी ने तो गोहिलों की कितनी शाखा बताई थी? 24 शाखा बताई थी। कितनी शाखा बताई थी बेटा? 24 शाखा बताई थी। ये क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। ये लो भैया, और ये असत्य कथन गलत हो गया। डॉक्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारगन के अनुसार गोहिल नागर ब्राह्मण थे। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि गोहिलों की यदि उत्पत्ति हम देखते हैं तो गोहिलों की उत्पत्ति के संदर्भ में पहला मत तो किसका है? अबुल फजल का। किसका है भाई? अबुल फजल का। अब अबुल फजल ने गोहिलों की उत्पत्ति, अबुल फजल ने गोहिलों की उत्पत्ति जो है वो कहाँ बताई थी? तो ध्यान रखना, ईरान के बादशाह नौशेका आदिल की संतान बताई थी अबुल फजल ने। तो इसके बाद में दूसरी बात आती है कर्नल जेम्स टोड की, और टोड के बाद में आती है विलियम कुक की। किसकी बात आती है? विलियम कुक। और तीसरी बात आती है स्मिथ के अनुसार। स्मिथ के अनुसार जो गोहिल है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये विदेशियों की संतान बताए हैं। कहाँ से बताए हैं? विदेशियों की संतान। अरे कहाँ की संतान बताए हैं? विदेशियों की संतान बताई हैं। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? और तीसरी बात आती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। तीसरी बात आती है गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो गोहिल है इनको इन्होंने क्या बताया था? सूर्यवंशी बताया था। क्या बताया था? सूर्यवंशी बताया था। तथा अन्य विद्वानों ने, जैसे कोमलगढ़ प्रशस्ति देख लो, अन्य प्रशस्ति देख लो, एकलिंग महात्म्य देख लो, सबके अंदर नागर अतः आनंदपुर के ब्राह्मणों से बताया है। कहाँ के? आनंदपुर, आनंदपुर के ब्राह्मणों से बताया है। तो ध्यान रखना, आनंदपुर के ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति बताया है। तो ध्यान रखना, इतनी बात तो आपको याद है। ये तो उत्पत्ति के संदर्भ में आपको मत पूछा जा सकता है। अब आपको बताऊं आनंदपुर के ब्राह्मणों से कैसे। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो बेटा मेवाड़, क्या पढ़ रहे हो? मेवाड़। और इस मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी। क्या नाम था? मेवाड़ का प्राचीन नाम सीवी था। ध्यान रखना, इस सीवी में एक गांव था। सीवी में एक गांव था जिसका नाम था केहर। क्या नाम था? केहर। और केहर में एक ब्राह्मण रहता था। केहर में एक केहर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवादित्य। क्या नाम था? देवादित्य। और इस देवादित्य की एक पुत्री थी। देवादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुगना। क्या नाम था? सुगना। अब भाई साहब क्या होता है? इस सुगना का विवाह हो जाता है। सुगना का जो विवाह होता है तो भाई साहब विवाह के दिन ही ये क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। कैसे विधवा होती है? तो ध्यान रखना, जब मेवाड़ का एक प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम आपको पता है भाई क्या है? सीवी है। समझ में आ रहे हो?
अब सीवी गांव में एक सीवी जनपद जो था, पूरा सीवी जनपद था, तो इसकी सीवी जनपद की जो राजधानी थी, सीवी जनपद की जो राजधानी थी वह क्या थी? माध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी जो थी माध्यमिका थी, और वर्तमान में इस माध्यमिका का नाम क्या है? नगरी। और ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। अब समझना आराम से, इसी पूरे के पूरे सीवी जनपद के अंदर एक गांव था भाई, कौन सा? केहर गांव था। उस केहर गांव में ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मणों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवादित्य, और देवादित्य की पुत्री थी जिसका नाम था सुगना। अब क्या होता है कि देवादित्य ने अपनी पुत्री सुगना का विवाह तय कर दिया। अब विवाह तय किया तो ये जब विवाह होने के बाद जब विदा होती है, तो जब विदा हो रही थी तो अब शकुन अब सुगुन हो जाते हैं भाई, जिससे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, सूखी लकड़ी वाली महिलाएं मिल गई, और जो 4 महिलाएं मिल गई खुले बालों के अंदर। तो ध्यान रखना, आपको बता भी है कि आज के ज़माने में सबसे अशुभ माना जाता है तो खुले बालों की महिला मानी जाती है। और आज तो अगर आप देखोगे तो हर जगह बालों में खुले में महिलाएं घूमती नजर आती है आपको। तो ये अपशकुन था उस समय का। हाँ हाँ, वास्तव में खुले बालों वाली महिलाएं मिलना अपशकुन माना जाता था। तो विवाह जब विवाह होकर सुगना ससुराल जा रही थी, तो जैसे ससुराल में इसका पैर रखा तो ये कहा जा सकता है कि एक मलेच्छा जाति थी, उसने वहां पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के अंदर सुगना का जो पति था वो क्या हो गया? मारा गया। अब सास ससुर ने कहा कि भाई आज छोरी तो डाकण है, मतलब जैसे ही प्रवेश करी इसके हमारे तो बेटे को खा गया था, इसका पतिदेव मर गया था, तो इसको वापस कहाँ आना पड़ा? देवादित्य के पास, बोले तो केहर गांव में आना पड़ा क्योंकि विधवा हो गई। अब इस सुगना का जो लालन पालन है वो किसने किया? देवादित्य ने। अब सुगना दिन प्रतिदिन टेंशन में जी रही थी कि मेरे बापू तो बूढ़े हो गए, मेरा लालन पालन कैसे चलेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो भाई साहब सुगना जी क्या करती है? जंगल में चली जाती है, और जंगल में एक ऋषि थे, जंगल में एक ऋषि था, उस ऋषि से इसने क्या ले लिया? बीज मंत्र ले लिया, कि उस बीज मंत्र के माध्यम से वह गर्भवती हो जाए। जब इस बात का पता लगा कि देवादित्य को लगा कि बेटी सुगना ने जंगल में ऋषि रहता था, उस ऋषि से एक बीज मंत्र ले लिया अपना वंश लाने के लिए, बोला गर्भवती हो जाएगी। तो देवादित्य ने सुगना को मना कर दिया कि बेटा ऐसा कार्य मत करना, क्योंकि लोकलाज, ये जनता है, ये गांव है, ये जनता ये अपने को ताने दे दे के खा जाएगी। तो भाई साहब सुगना ने अपने पिता का कहना माना और उस बीज मंत्र का उच्चारण नहीं किया। लेकिन संयोगवश कहा जाता है कि एक बार होली दीपावली में आपा जाना धूम सो जाते टाइम में महिला गुनगुनाती है, तो उसने अपने घर में उसे बीज मंत्र को गुनगुना दिया। लेकिन कहा जाता है कि जो बीज मंत्र गुनगुनाया वो गलत तरीके से गुनगुना दिया। उसी समय सूर्य भगवान प्रकट हुए और उनसे जब माफी मांगी तो सूर्य भगवान ने उन्हें पुत्र रत्न की आशीर्वाद दिया और सुगना के एक पुत्र हो गया। अब गांव वालों के तानों से बचने के लिए सुगना क्या करती है? वहां से निकल जाती है और एक गांव में आ जाती है। उस गांव का नाम था उंदरिया गांव। कौन सा गांव? उंदरिया गांव। और उंदरिया गांव में सुगना जो थी वो इन भीलों के बच्चे के साथ खेला, सुगना के बच्चे का जन्म हो गया। सुगना का छोरा जो था भीलों के साथ खेला करता था। अब भील जो थे वो बच्चे को रोज ना चिढ़ाते थे कि तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या। एक दिन कहा जाता है कि सुगना के छोरे को गुस्सा आ गया, तो छोरा एक दिन बोला आज माँ से पूछूंगा कि मेरे बाप का नाम क्या है, और नहीं बताया तो इसी पत्थर से, कोकरी आओ ना कोकरी, उसी पत्थर से क्या कर दूंगा? इसका सिर फोड़ दूंगा। वापस सुन लो, मेवाड़ का प्राचीन नाम था सीवी, और सीवी की राजधानी थी माध्यमिका, और माध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं। इस सीवी जनपद में गांव था केहर, और उस केहर में लोग रहते थे ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों में एक व्यक्ति था देवादित्य। देवादित्य की पुत्री का नाम था सुगना। अब देवादित्य ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और विवाह के दिन ही सुगना क्या हो गई? विधवा। और वापस किसके पास रहने लगी? देवादित्य के पास। सुगना अपना वंश लाने के लिए ऋषि से गर्भवती होने का बीज मंत्र ले लिया, लेकिन उसका उच्चारण उल्टे तरीके से कर दिया। तो भगवान सूर्य भगवान प्रकट होकर उन्हें पुत्र रत्न की आशीर्वाद दे दिया। उसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके वो उंदरिया गांव में ले आई, लोक लाज से बचने के लिए, गांव वालों के ताने से बचने के लिए। अब उस गांव के अंदर भील लोग रहते थे, तो भीलों ने भी क्या किया? उस बच्चे को चिढ़ाने का काम कर दिया कि तेरे पापा का नाम क्या, तेरे पिताश्री का नाम क्या, ऐसे चिढ़ाने लगते थे। तो एक दिन बच्चे को गुस्सा आ गया, उसने उठाया कोकरिया, बोले तो पत्थर उठा लिया कि आज माँ का इस पत्थर से क्या करूंगा? सिर फोड़ूंगा। चला गया और माँ से पूछा माँ मेरे बाप का नाम क्या है? तो माँ उसी समय रोने लग गई। तो वो उसे पत्थर से मारने लगा कि तेरा चरित्र खराब है। उसी समय आकाशवाणी होती है, भगवान सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं कि आपका जन्म ऐसा हुआ था। और यदि आपको विश्वास नहीं तो आपके हाथ में जो आप अपनी माँ को पत्थर से मारना चाहते हो, इस पत्थर को हाथ में रखकर जिस जगह भी आप जाओगे तो वहां के साम्राज्य के शासक आप बन जाओगे, और वो जो राजा वो हाथों हाथ उसके हाथ लगाते ही मर जाएगा। अब भाई साहब जो छोरा था वो आर्ट्स का स्टूडेंट तो था नहीं,
और साइंस और बायोलॉजी का स्टूडेंट था। कहीं कानों सुनी बातों पे विश्वास नहीं करता था, वो प्रैक्टिकल पे विश्वास करता था। सीधा गया उंदरिया गांव के सरदार के पास और जाके ढोक दिया, और जाते ही ढोक दे के उसके हाथ लगा दिया। सरदार जी वापस हाथ लगाते परलोक सरदार गिर। उस गद्दी पे कौन बैठ गया? सुगना का छोरा। जहां वो भील थे, उपस्थित थे, तो उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, आपका नाम क्या है? तो सुगना के छोरा ने कहा कि आई एम नॉट बता, कि मुझे तो नहीं पता मेरा नाम क्या है। कि तेरे घर वाले कौन है उनको तो बता। कि भाई उनको बुलाया जाता है। तो उसकी माता को बुलाया गया कि भाई आपके इस बच्चे का नाम क्या है? तो सुगना ने भी कहा कि आई एम नॉट पता, हमें तो नहीं पता, मैंने तो निकाला ही नहीं। तो वहां उपस्थित भील सरदार ने कहा कि ये जो बच्चा राजा की गद्दी पे बैठा है वो किसकी वजह से बैठा है? इस पत्थर की वजह से। और इस पत्थर को हिंदी में कहते हैं सीला। क्या कहते हैं? सीला। तो अतः आज के बाद इस बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? सीलादित्य। ये लो भाई, सुगना के छोरे का नाम क्या हो गया? सीलादित्य। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वापस देख सकते हो, मेवाड़ का प्राचीन नाम था सीवी, और सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका या नगरी बोल दो। इस सीवी के अंदर एक गांव था केहर। केहर में सर्वाधिक ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मणों में एक व्यक्ति था देवादित्य। देवादित्य की पुत्री का नाम था सुगना। सुगना विवाह के दिन ही विधवा हो जाती है और वापस अपने पिता के घर आकर रहने लग जाती है। लेकिन अपने वंश को चलाने के लिए जंगल में एक ऋषि के पास क्या ले आती है? बीज मंत्र। और उस बीज मंत्र से वह गर्भवती हो जाती है, इसके एक बच्चा उत्पन्न होता है। उस पुत्र को यह अपने गांव के लोकलाज से बचाने के लिए कहाँ ले जाती है? भाई जंगल से ले जाती है। और जंगल में कौन रहते थे? भील रहते थे। एक मिनट चालू रखना भाई। हाँ भाई, अब देखो भाई, सुगना के छोरे का नाम शीलादित्य हो गया। अब समझो आराम से, एक चीज और समझो। ये लो भाई शीलादित्य। बताओ ब्राह्मणों से उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे बताओ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैं आपको केवल ब्राह्मणों के उत्पन्न का कारण बता रहा हूँ। अब शीलादित्य ने विवाह किया किसके किसके साथ? पुष्पावती के साथ। शिलादित्य का हुआ विवाह हुआ पुष्पावती के साथ। और पुष्पावती गई हुई थी नागदा। कहाँ गई हुई थी? नागदा। और शिलादित्य पर पीछे से आक्रमण कर दिया किसने? मलेच्छा जाति ने। कौन सी जाति ने? मलेच्छा जाति ने। और मलेच्छा जाति से लड़ते हुए शिलादित्य क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन सी गति को? वीर गति को प्राप्त हो गए। पुष्पावती सती होना चाहती थी, लेकिन ये पेट से गर्भवती थी। अतः उसने नागदा की गुफा में अपना जीवन यापन किया। और इसी नागदा के अंदर गुफा थी। इस गुफा का नाम जो था वह था मलिहा गुफा। क्या नाम था? मलिहा गुफा। और मलिहा गुफा के अंदर ही पुष्पावती ने एक शिवलिंग का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था बेटा? शिवलिंग का निर्माण किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है? अब बात होती है कि पुष्पावती ने इस मलिहा गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका जो लालन पालन किया, उस पुत्र का जो लालन पालन किया, उसका नाम था, लालन पालन करने वाली जो नागदा की एक बुढ़िया महिला थी जिसका नाम था कमलावती। क्या नाम था? कमलावती। ठीक है कि नहीं है? अब इस कमलावती ने उसका लालन पालन किया, लेकिन वही बात है कि वो भी भीलों के साथ रहता था। तो एक बार भीलों के बच्चों में जब युद्ध हो जाता है तो वहां पर ईडर का एक सुल्तान आया हुआ था, मांडविक। तो उसने खेलने कूदने की उम्र के अंदर उस बच्चे ने न्याय किया था, दोनों दलों को अलग अलग करके लड़ाई को छुड़ाने का कार्य किया। तो उस मांडविक सरदार, जो ईडर का सरदार था मांडविक, उसने कहा कि जिस बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है वह इस उम्र में न्याय कर रहा है, तो आने वाले साम्राज्य का राजा यही बनने वाला है। और अपने अंगूठे को काटा और अंगूठे के रक्त से क्या कर दिया? उस बच्चे के राज तिलक कर दिया। तब से परंपरा बनी आ रही है कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से करता है। अब आप कहोगे सर ये पहली बार रक्त मांडलिक सुल्तान ने किया था, लेकिन किसके किया था? तो ध्यान रखना, पुष्पावती के जो बच्चा था वो उसका जन्म नागदा के मलिया गुफा में हुआ था। तो उसका नाम गुफा में होने के कारण उसका नाम क्या निकाल दिया? गुहादित्य। क्या निकाल दिया? गुहादित्य। और इसी गुहादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर नागदा में गुहिल वंश की नींव रखी थी। ये लो भाई, गुहिल वंश की नींव। तो ये उत्पन्न किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। ये बात मैंने आपको समझा दी है। और भी कहानी आएगी, छोटी छोटी कहानी आएगी, उनको पढ़ लेंगे, ठीक है? दूसरा प्रश्न बताइए बेटा। मेवाड़ की राजधानियों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
कि मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी, दूसरी राजधानी कौन सी थी, तीसरी राजधानी कौन सी थी, चौथी राजधानी। तो ध्यान रखना, मेवाड़ की जो पहली राजधानी थी वह थी नागदा। मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी, नागदा। किसने बनाई थी, कालभोज ने। किसने बनाई थी भाई, कालभोज ने। और मेवाड़ की जो दूसरी राजधानी थी वह थी आहड़। कौन सी थी बेटा, आहड़। और आहड़ जो राजधानी बनाने वाला शासक था जिसका नाम था अल्हट। क्या नाम था, अल्हट। ठीक है। और तीसरी राजधानी मेवाड़ की जो थी वह थी चित्तौड़। कौन सी थी, चित्तौड़। और चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था वह कौन था, जेत्र सिंह। चित्तौड़ के बाद में जो चौथी राजधानी बनी थी वो कौन सी बनी थी, कुंभलगढ़। कौन सी बनी थी, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था, कुंभा था। और कुंभा के बाद में जो पांचवी राजधानी बनी थी वो कौन सी बनी थी, चावंड बनी थी। और चावंड को राजधानी बनाने वाला कौन था, प्रताप था। और फिर उसके बाद में क्या बनी, उदयपुर। क्या बनी, उदयपुर। और उदयपुर को राजधानी बनाने वाला कौन था, अमर सिंह। तो ये क्या पूछ रहा है, राजधानियों का काल क्रमानुसार। तो पहली कौन सी थी, नागदा, है नहीं इसमें। फिर कौन सी आई, आहड़, आहड़ भी नहीं है। फिर कौन सी आई, चित्तौड़, ये लो 1 नंबर पे चित्तौड़। फिर कौन सी आई, कुंभलगढ़, फिर 2 नंबर पे कुंभलगढ़। फिर कौन सी आई, चावंड, चावंड 3 नंबर पे हो जाएगा। और उदयपुर 4 नंबर पे हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 1 3 2 4, 1 3 2 4। बताओ ये है कि नहीं, बी नंबर के ऑप्शन के अंदर। कि ध्यान रखना, नागदा कालभुज के समय, आहड़ अल्लट के समय, चित्तौड़ जेतर सिंह ने बनाई, कोमलगढ़ ने कुंभा बनाई, कावंड को प्रताप बनाई, उदयपुर को अमर सिंह ने बनाई। ये क्रम हो गया। ठीक है, कमेंट करते चलो साथ में। जेतर सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जेतर सिंह के संदर्भ में सत्य कथन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, सत्य कथन पूछ रहा है। बताओ जल्दी से जेतर सिंह के बारे में सत्य कथन। मैं बता देता हूं, यहां पर समझना मेरी बात को। ये जेतर सिंह था। पहली बात तो आती है कि जेतर सिंह के समय दिल्ली का जो शासक था वह कौन था, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। एक तो ये बात आती है। और जेतर सिंह अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए किसके ऊपर आक्रमण करता है, जालोर पर। और जालोर का शासक कौन था, उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह। उसने इस जेतर सिंह के साथ क्या कर ली थी, संधि। और इस संधि के तहत उदय सिंह ने अपनी पोत्री, उदय सिंह ने अपनी पोत्री जिसका नाम क्या था, रूपा देवी। क्या नाम था, रूपा देवी। इस रूपा देवी का जो विवाह है ना वो किसके साथ कर दिया था, जेतर सिंह का पुत्र था जिसका नाम था तेज सिंह। क्या नाम था, तेज सिंह। और संबंधों को क्या कर लिया था, मधुर कर लिया था। अब जेतर सिंह के समय ध्यान रखना, जेतर सिंह अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जालोर पर आक्रमण करता है। और उस समय जालोर का शासक कौन था, उदय सिंह। उदय सिंह ने कहा मैं जेतर सिंह से लड़ाई नहीं करूंगा, और लड़ाई न करे उसके साथ क्या कर लिया, संधि। और अपनी पोत्री बोले तो कौन, रूपा देवी। रूपा देवी का विवाह किसके साथ कर दिया, जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात आती है कि जेतर सिंह के समय दिल्ली का राजा कौन था, इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने नागदा को तथा आहड़ को, नागदा को और आहड़ को क्या किया, खूब लूटा, अर्थात इनको तहस नहस कर दिया। एक दिन जब नागदा को और आहड़ को लूट के इल्तुतमिश जा रहा था तो रास्ते में काका जी मिल गए। अरे कौन मिल गए, काका जी। काका जी बोले तो जेतर सिंह, बोल काका कट जा रहे हो। बोला तेरे को क्या मतलब, कि तेरे को कितने दिन हो गए नागदा को राड़ को लूटते हुए, कि अभी तो नागदा को राड़ को लूटाऊं तुझे और मारूंगा। भाई साहब एक गांव पड़ता है, कौन सा, बूथाड़ा का गांव। कौन सा गांव, बूथाड़ा का गांव। और 1227 ईस्वी में, कब बेटा, 1227 ईस्वी में बूथाड़ा के गांव में जेतर सिंह के मध्य और इल्तुतमिश के इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि इल्तुतमिश की सेना युद्ध मैदान को छोड़ के भाग जाती है। काका जी को देखकर भाग गई। काका जी बोले तो जेतर सिंह को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भूताला का युद्ध कब हुआ, 1227 में। किस किस के मध्य हुआ, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इल्तुतमिश से क्यों लड़ा, क्योंकि ये बार बार नागदा को राहड़ को लूटपाट कर रहा था, उसको तहस नहस कर रहा था। तो काका जी को गुस्सा आ गया, काका जी ने भूताला नाम है उसको भूत बना दिया, डंग से भूत बना दिया, भगा दिया उसको वहां से। समझ में आया कि नहीं आया। और ये जब नष्ट हो गए तो जेतर सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़ को बनाया। किसको बनाया, चित्तौड़ को। इसी जेतर सिंह के समय सिंध प्रदेश का नासरुद्दीन कुबाचा था। कौन था, नासरुद्दीन कुबाचा। वह भी जेतर सिंह के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन जेतर सिंह ने नासरुद्दीन कुबाचा की सेना को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और उसको पराजित करके अपने आप में सर्वेसर्वा हो गया। अर्थात चारों तरफ जेतर सिंह की वीरता की प्रशंसा होने लगी। तो कहा जाता है कि दशरथ शर्मा ने कहा था, किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने।
दशरथ शर्मा ने कहा था कि जित्त सिंह का जो काल है ना, जित्त सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। जित्त सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। तो आपसे कोई पूछे मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जित्त सिंह के काल को कहा जाता है। तथा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने तो यहां तक कहा था कि ये मेवाड़ का ऐसा शासक है जिसकी प्रशंसा इसके दुश्मन भी करते हैं। ये बात गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कही थी। तो आप सोच सकते हो जित्त सिंह कितने वीर पुरुष थे। वापस सुन लो, जित्त सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जालोर पे आक्रमण किया और जालोर का शासक उस समय उदय सिंह था। उदय सिंह जित्त सिंह से मुकाबला न करके उससे संधि कर लेता है और संधि के तहत अपनी पोत्री रूपा देवी का विवाह उसके बेटे तेज सिंह के साथ करके मधुसमत बना लेता है। लेकिन जित्त सिंह के समय दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान भी थी, बलबन भी था, नासरुद्दीन मोहम्मद था। जित्त सिंह इल्तुतमिश जो करता था ना, इल्तुतमिश वह नागदार आहड़ को आए दिन लूटता था और इसको तहस नहस कर रहा था। एक दिन जब लूट के जा रहा था तो काका जी सामने आ गए, कौन? जित्त सिंह। और उनसे एक युद्ध हुआ, कौन सा? भूताला का युद्ध। कब हुआ? 1227 में। और भाई साहब जित्त सिंह का दंग से जित्त सिंह ने इल्तुतमिश को भूत बना दिया। ठीक है, फिर बात आती है कि जित्त सिंह ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसने कहा था? इसके काल को दशरथ शर्मा ने कहा था। ये सारी बात हमने पढ़ ली थी, पढ़ लीजिए एक बार इस प्रश्न को, आंसर दो। जित्त सिंह के शासनकाल के समय दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश नहीं था, ये तो था, ये गलत हो गया ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भूताला का युद्ध जित्त सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, ऐसा उल्लेख कुंभलगढ़ प्रशस्ति में नहीं लिखा हुआ भाई। मान लो जय सिंह सूरी की एक रचना है, जय सिंह सूरी की एक रचना है हम्मीर मदमर्दन। जय सिंह सूरी की रचना है हम्मीर मदमर्दन। उसमें जरूर ये लिखा हुआ है कि जित्त सिंह इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में तो नहीं लिखा हुआ, तो ये बात भी गलत हो गई। जित्त सिंह के द्वारा चित्तौड़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, बिल्कुल बात सही है कि चित्तौड़ से पहले मेवाड़ की जो राजधानी थी वो क्या थी? एक तो थी नागदा, एक तो क्या थी? नागदार, एक क्या थी? आहड़। और चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाने का काम किसने किया था? जित्त सिंह ने। ठीक है, नादेसमा गांव के लेख के अनुसार जित्त सिंह की राजधानी नागदा थी, ये बात भी सही है। तो इसमें 3 और 4 तो सही है। पूछ क्या रहा है? सत्य कथन। 3 और 4 सही है और पहला और दूसरा क्या है भाई? गलत है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कमेंट करते जाओ, आंसर कमेंट करते जाओ भाई। अरे काका जी कमेंट तो कर दो, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे प्रश्न बना रहे हैं आपके लिए, और एक लाइक और शेयर करने में आपको जोर आ रहा है कि बिगड़ जाए लो रे हैं, तो दबा दो ना फिर, क्या मतलब है? और शेयर कर दो आराम से, हाँ करो शेयर, और भी अच्छे प्रश्न लाएंगे। मैंने कहा ना, अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो इससे भी बेहतरीन प्रश्न लाने वाले हैं। आगे देखिए भाई, हाँ, जयसिंह सूरी की हम्मीर मदमर्दन के अनुसार भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ता, भी मैंने आपको बता दिया। काका जी थे जित्त सिंह और इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश युद्ध मैदान को छोड़ के भाग जाता है, तो ध्यान देखो, जित्त सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में, तो बिल्कुल सही है। जित्त सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किस विद्वान ने? अभी तो बताया था, दशरथ शर्मा ने जित्त सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा था। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था कि जो जित्त सिंह है ना, वो ऐसे शासक है जिनकी प्रशंसा दुश्मन भी करते हैं, विपक्षी लोग भी करते हैं। तो यहाँ तो ये नहीं पूछ रहा, यहाँ तो ये पूछ रहा है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो बताओ रहा है। अरे बताओ तो सही, हाँ बताओ, कमेंट करो और शेयर कर दो। शेयर कर हम काहे कौन बिगड़ था को, आपके छोटे से सपोर्ट से किसी की लाइफ बन जाएगी भाई। तो थोड़ा सा काम कर लो ना यार, सपोर्ट कर दीजिए डॉक्टर दशरथ शर्मा। आओ, हमारा मनोबल बढ़ेगा जब आप लोग हमारे वीडियो को देखोगे। हाँ कोई गलती है तो भी हमें बताइए कि सर इस प्रश्न में गलती है, या ये चीज़ समझ में आई, दोबारा बता देंगे, 3 बार बता देंगे, 4 बार बता देंगे। देखो 5, 7, 8 घंटे तो लगभग क्लासेस रहती है ऑफलाइन, और फिर उसके बाद में आपको पढ़ाना पड़ता है। देखो, मेवाड़ के किस शासक के द्वारा उमापति वल्लभ प्रोढ़ प्रताप, ध्यान रखना, उमापति वल्लभ प्रोढ़ प्रताप, उमापति वल्लभ प्रोढ़ प्रताप की उपाधि किस मेवाड़ी शासक ने धारण की थी? तो ध्यान रखना, उमापति वल्लभ प्रोढ़ प्रताप की उपाधि जो धारण की थी वो किसने की थी? तेज सिंह ने। और ये जो तेज सिंह है ये जित्त सिंह का पुत्र है। तेज सिंह है वो जित्त सिंह का क्या है? पुत्र, जित्त सिंह का पुत्र है। और इसके तेज सिंह के समय मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र मिला था, मेवाड़ का प्राचीनतम चित्र,
मेवाड़ का प्राचीनतम चित्र इसके काल में मिला था, जिसका नाम क्या था? श्रावक। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूणी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूणी। इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे? कमलनाथ। कौन थे? कमलनाथ। ये लो भाई, ठीक है। तो ये तेज सिंह आ जाएगा। आगे देखो, मेवाड़ शासक समर सिंह के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? ये देख लो भाई, समर सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? बोले तो सही नहीं है, पूछ रहा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार समर सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, ये महाराजा धीराज की उपाधि समर सिंह ने धारण नहीं की थी, ये धारण की थी तेज सिंह ने। किसने धारण की थी भाई? तेज सिंह। तो पहला कथन तो क्या हो गया? गलत। आबू शिलालेख के अनुसार इसे शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। आबू शिलालेख यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कुंभलगढ़ शिलालेख। यहाँ पर क्या आएगा? कुंभलगढ़ शिलालेख के अनुसार शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा जाता है। किसको? समर सिंह को। और समर सिंह को सिंह के सदृश दिखने वाला भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है, सिंह के सदृश दिखने वाला, सिंह के सदृश दिखने वाला, सिंह के सदस्य दिखने वाला कौन था? समर सिंह। तथा विकट स्थिति में, विकट स्थिति में, विकट स्थिति में सिंह के सदस्य, विकट स्थिति में सिंह के सदस्य दिखने वाला कौन था? हम्मीर। विकट स्थिति में सिंह के सदस्य दिखने वाला राणा हम्मीर था और सिंह के सदस्य दिखने वाला समर सिंह था। दोनों में अंतर है। आगे आओ, समर सिंह के प्रमुख सेनापति बालक और मदन थे। अरे भाई, बालक और मदन प्रमुख सेनापति जेत सिंह के थे। बालक और मदन प्रमुख सेनापति किसके थे? जेत सिंह के थे। भाई ये भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। एकलिंग महात्म्य के अनुसार समर सिंह ने नेपाल में गुइल वंश की स्थापना की थी। बताओ क्या सही है क्या गलत है? बताइए, इसका तो आंसर बताइए भाई। थोड़ा बहुत तो आप भी दिमाग लिखिए। ध्यान रखना, एकलिंग महात्म्य के अनुसार समर सिंह के पुत्र, समर सिंह का पुत्र था जिसका नाम क्या था? कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। उस कुंभकर्ण ने नेपाल में गुइल वंश की नींव की थी, न कि समर सिंह ने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि एकलिंग महात्म्य के अनुसार समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गुइल वंश की नींव रखी थी। यहाँ समर सिंह दे रखा है। तो विद्यार्थियों ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अरे भाई साहब, कितने खतरनाक, कितने शानदार प्रश्न है। छोटी छोटी बारीकियां मैंने यहाँ पर दी है, और अगर इन बारीकियों को यहां पर आप पढ़ लोगे ना, तो एग्जाम में कहीं भी आपको गलत नहीं होगी। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार कमेंट तो कर बता दो काका जी। और अरे कमेंट करके तो बता दो कि हाँ गुरुजी समझ में आ रहे हो। अरे यहाँ कर दो, नहीं आ रहे तो भाई कौन आ रही हो? और आ रहे हो तो घर हाँ आ रहे हो, हाँ यार नहीं लिख दो, और लिखता जो आ रही हो। सर कौन है आ रही हो, यहाँ मत लिखो सर हाँ सर ना, बस इतना लिख दो भाई। आ रहा है तो हाँ और नहीं आ रहा तो ना। ठीक है, आगे चलो भाई 8वें प्रश्न की ओर। बताओ जल्दी से, बताओ मेवाड़ के किस शासक के समय शावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनी? ध्यान रखना, ये मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्र है। तो ये आपको पूछे कि मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्र, मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्र, मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्र, मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूरी। इसके जो चित्रकार है वो कौन है? कमलनाथ। कौन है बेटा? कमलनाथ। कौन है? कमलनाथ। ठीक है, तो ये किसके समय है चित्रित किया गया था? तेज सिंह के समय। ये भी मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ना अभी 2-3 बातें तो मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा मेवाड़ का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तो मेरा मन कैसे करेगा कि मैं ऐसे प्रश्न बनाऊं जो विद्यार्थियों को इंपॉर्टेंट हो, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो एग्जाम हॉल के अंदर। मन से बनाए वाले, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, आप देख सकते हो प्रश्नों के अंदर। तो थोड़ा सा शेयर करने में क्या जोर आ रहा है भैया आप लोगों को? या कोई भाई पढ़ाने में कोई कमी आ रही तो बताइए आप लोग। हाँ चलो भाई, रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह थे, स्वाभाविक है, सही है। के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये भी आपको गोला करना है। यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है। अब बताओ, पढ़ो देखे इसको, पढ़ो देखे। रतन सिंह के समकालीन दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था क्या? बिल्कुल सही है।
मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में बलबन के समय लिखी गई थी। क्या भाई 1540 में लिखी गई थी पद्मावत रचना, अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई थी। और किसकी समय लिखी गई थी? बलबन के समय नहीं लिखी गई थी, ये लिखी गई थी शेरशाह सूरी के समय। किसके समय? शेरशाह सूरी के समय लिखी गई थी। तो भाई साहब दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया? गलत। अमीर खुसरो के अनुसार 28 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर पूर्ण अधिकार कर लिया। मैंने कहा था छोटी छोटी गलतियां पकड़ना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो विद्यार्थियों यहाँ एक छोटी सी गलती है, 28 अगस्त नहीं आएगा, यहाँ आएगा 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। और भाई साहब इस चित्तौड़ का जो नाम था वो क्या रख दिया था? खिजराबाद। क्या रख दिया था? खिजराबाद। ध्यान रखना खेराबाद आएगा ऑप्शन में, खेराबाद आपको नहीं करना, खेराबाद तो सिवाना का किया था। किसका किया था? सिवाना का। और अपने बेटे खिजर को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करके उसका नाम खिजर का रख दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चैत्र शुक्ल एकादशी को चित्तौड़ में प्रतिवर्ष जोहर मेला बरता है। भाई जोहर मेला तो चित्तौड़ में बरता है और चैत्र के माह में बरता है, ये बात भी सी हर साल बरता, बात भी सीख। लेकिन छोटी सी गलती कर दियो भाई साहब, वो शुक्ल ने अड़े क्या बोलो कृष्ण पक्ष है। कौन सो पक्ष बोलो बेटा? और कौन कृष्ण पक्ष बोलो? अब तो पल्ले पड़ी कौन पड़ी। छोटी छोटी गलतियां यहाँ एग्जामिनर देता है, वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़ में प्रतिवर्ष जोहर मेला लगता है। अब बताओ इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। देखो पहले तो कहीं सही, दूसरो भी गलत है, तीसरो भी गलत है, चौथो भी गलत है। तो बताओ इम कहीं गलत बोलो रहे? असत्य कथन पूछ रहा है। दो तीन चार तीनों ही गलत है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, 3 4 5 3 2 3 4 आएगा इसमें। तो इसमें 2 3 4 दे नहीं लिखा, आप लोग 2 3 और 4 ऑप्शन का लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का कारण नहीं है। रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का कारण नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खां ने उल्लू खां से जजिया कर लेना। अरे भाई सेनापति उल्लू खां से कहाँ का जजिया कर लेता था? ये तो गलत है। हिंदू राजा होना सही है, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ दुर्ग का समझ, तो असत्य कारण सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया शाखा के संस्थापक महाराणा हम्मीर के संदर्भ में, सिसोदिया शाखा के संस्थापक हम्मीर थे, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये देखो हम्मीर, समझना मेरी बात, ये और हम्मीर, इस हम्मीर के पिता का नाम तो क्या था भाई? अरी सिंह। पिता का नाम क्या था? अरी सिंह। एल्यो दादा को नाम के छो? हाँ अपना दादा को नाम याद करो, लेकिन आपको याद करना पड़ लो, लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। और जो लक्ष्मण सिंह चौन है वो अपने 6 पुत्रों के साथ, कितने पुत्रों के साथ? 6 पुत्रों के साथ राहुल रतन सिंह के पक्ष में अलाउद्दीन खिलजी के विपक्ष में लड़ते हुए मारे जाते हैं। लेकिन हरि सिंह का पुत्र एक जिंदा रह जाता है, हम्मीर। और हम्मीर उस विकट परिस्थितियों के अंदर पहाड़ों में रह के जो इस चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंप रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, किसको? मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा को। इस मालदेव सोनगरा को पराजित किया किसने? हम्मीर ने। इसके पुत्र जैसा व बनवीर को भी पराजित किया। और 1426 ईस्वी के अंदर, सॉरी 1326 ईस्वी के अंदर नींव रखी किसमें? राणा शाखा की नींव रखी चित्तौड़ के अंदर। किसने? हम्मीर ने। ये जो हम्मीर है इसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसको विकट स्थिति में सिंह के सदस्य दिखने वाला भी कहा जाता है। तथा कुंभा की रसिक प्रिया की टीका के अंदर इसे वीर राजा की उपाधि भी दी गई थी। इसने एक सिंगोली का युद्ध भी लड़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ 1336 ईस्वी के अंदर। तो ध्यान देना भी एक एक चीज आएगी। कुंभलगढ़ शिलालेख में अमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में नहीं दी गई थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई थी। ये क्या पूछ रहे हैं? विचार कीजिए और सत्य कथन को छाड़िए। आ जाओ।
कुंभा की रचना कामराज रतिसार नहीं, रसिक प्रिया की टीका में। हमीर को वीर राजा की उपाधि थी, कामराज रतिसार में नहीं थी, रसिक प्रिया की टीका में। इसमें रसिक प्रिया की टीका में। ठीक है। राणा हमीर में महमूद खिलजी प्रथम के मध्य 1336 ईस्वी में सिंगोली का युद्ध हुआ था। ये महमूद खिलजी प्रथम कहां से आएगा? यहाँ तो मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। तो यह क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कीजिए। उपयुक्त सभी कथन क्या है? असत्य। उपयुक्त सभी कथन क्या है? असत्य। आ जाओ। चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा माता, बोले तो बरबड़ी माता का मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? राणा हमीर के द्वारा बनाया गया था। जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासक में थे? तो जोटिंग भट्ट और ये तो राणा लाखा के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे भाई? राणा लाखा के शासनकाल में थे। थोड़ा सा पढ़ दिया आप लोग भी, पढ़ाई में ध्यान दीजिए भाई। लाखा का आपको सबको पता है कि जो राणा लाखा थे, उस राणा लाखा के समय ही क्या होता है? जावर। ध्यान रखना, लाखा के समय जावर के अंदर, जावर बोले तो उदयपुर में, जावर बोले तो उदयपुर में किसकी खान मिली थी? चांदी की खान। किसकी खान मिली बेटा? चांदी की खान मिली। इसके समय ही, राणा लाखा के समय ही उदयपुर में एक झील का निर्माण हुआ। किसका? पिछोला झील का निर्माण। कौन सी झील का निर्माण? पिछोला झील का निर्माण हुआ। पेयजल की समस्या का निदान हुआ। ये पिछोला झील किसने बनाई थी भाई? छीतरमल बंजारे ने। किसने बनाई थी? छीतरमल बंजारे ने। अब ये छीतरमल बंजारा नंदी के अपने जो बेल था ना, बेल, उस बेल की स्मृति में बनाया था। और इसी राणा लाखा ने तारागढ़ दुर्ग को जीतने की शपथ रखाई थी। तारागढ़ दुर्ग को जीतने की शपथ, तारागढ़ दुर्ग को जीतने की शपथ खाई थी। फिर वहां पर मिट्टी का दुर्ग बनाया गया था और उसको किया था। और हंसाबाई थी, इसने क्या किया था? विवाह। हंसाबाई से क्या किया था? इसने विवाह किया था। ये लो भाई, मैंने सारी बात बता दी। आ जाओ। महाराणा लक्ष्य सिंह के समय मिली जावर में चांदी की खान को किस नाम से जाना जाता है? योगिनी पट्टनम, वेदांगिनी पट्टनम, शारदा योगिनी और उपयुक्त सभी। जल्दी से बताओ। योगिनी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। 1428 ईस्वी में रामपुरा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना, रामपुरा का युद्ध हुआ था एक तो मोकल के मध्य। किसके मध्य? मोकल, मेवाड़ का। और वर्सेज नागौर का शासक था फिरोज का। कौन था भाई? फिरोज का। तो है क्या ऑप्शन के अंदर? मोकल और फिरोज का है क्या ऑप्शन में? ये रहा, मोकल और फिरोज का। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ, इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं है? सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा से लड़ा गया था। बिल्कुल, महाराणा कुंभा ने लड़ा था 1437 ईस्वी में। महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के। नागौर का युद्ध जो लड़ा था, वो नागौर का युद्ध भी लड़ा गया था शम्स का। नागौर के शासक कौन था? शम्स का के मध्य। ठीक है। अरवली का युद्ध भी लड़ा गया था किसके मध्य? कुंभा के मध्य वर्सेस जोधा के मध्य। कुंभा और जोधा के मध्य ये लड़ा गया था 1438 ईस्वी में। ठीक है भाई। और रामपुरा का युद्ध है ना, वो मैंने आपको बताया, एक तो था मोकल, और मोकल के वर्सेस साथ में कौन था भाई? फिरोज खां। ये लो भाई। तो इसमें क्या पूछेगा? संबंधित नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं है। अरवली के युद्ध में राव जोधा अपनी जान बचाकर किस युद्ध में, किस स्थान पर? जो अरवली का युद्ध, पहली तो बात आती है, अरवली का युद्ध हुआ किसके मध्य था? एक तो था भाई कुंभा और एक था भाई जोधा। इसकी कहानी भी मैंने आपको बता दी। जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणिमल तो मारे गए। तो ध्यान रखना, जब रणमल को जिलवाड़ा के शिविर में उपस्थित था, तो उसी समय राठौड़ी सरदार जोधा को आके बोलते हैं कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल तो मारा गयो। जोधा अपनी जान बचाकर शिविर से नीचे कूद जाता है। और एक गाड़ी खड़ी थी भाई साहब, रॉयल इनफील्ड या फॉर्च्यूनर मान लो, और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेकर भाग रहा है जोधपुर की तरफ। पीछे था कुंभार, कुंभा भी उस शिविर से नीचे कूद जाता है और उसको मिलती है 800। एक को मिली फॉर्च्यूनर, एक को मिली 800। बताओ 800 वाला क्या फॉर्च्यूनर को पकड़ पाएगा क्या? नहीं। लेकिन कुंभा सीधा चला गया मारवाड़ के ऊपर। बोले तो पाली, सोजत, मांडल, जहाजपुर, इन सब पे कब्जा कर लिया। और भाई जोधा वहां से निकलकर बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। बार बार आक्रमण करता है लेकिन असफल रहता है। अंत हंसाबाई के सहयोग से दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि। ये भी बात मैंने आपको बता दी। तो भाई सोजत, पाली, काहुनी गांव, बीकानेर, मांडल और काहुनी गांव में शरण लेता है। ये लो भाई।
सारंगपुर युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 1427-37 ईस्वी में कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी की मृत्यु हुआ था, सही है। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने 1439 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, नहीं 1439 नहीं, 1440 ईस्वी से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य करवाया था। ये गलत हो गया दूसरा कथन, ठीक है कि नहीं? महमूद खिलजी ने इस युद्ध में अपनी विजय मानकर चित्तौड़ में 7 मंजिला मीनार का निर्माण किया था, गलत है। कुंभा जरूर करे जो। महमूद खिलजी ने सारंगपुर युद्ध की हार का बदला लेने के लिए बारबड़ी माता की मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को दिया था। बारबड़ी माता अन्नपूर्णा माता को बोलते हैं, यहाँ आएगी बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। तो ध्यान रखना ये भी गलत है, ठीक है कि नहीं है? तो इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। तो बताओ 2, 3, 4 गलत है, तो 2, 3, 4 गलत है, केवल एक ही सही है। ये लो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज भी है, कला निधि नहीं है, सुधा प्रबंध है, कामराज अतिसार है, तो बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा कला निधि। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि कुंभा से संबंधित नहीं है? नंदीकेश्वर अवतार, वीर धवल, महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, वीर धौल। मैंने तो सुना नहीं, आपने सुना है तो बता दो भाई कि वीर धौल भी इसकी उपाधि थी, ठीक है। आगे देखो, बताओ इसका आंसर। राणा कुंभा के दरबारी विद्वान नहीं थे। जय सिंह सूरी, अरे भाई साहब ये तो जय सिंह सूरी तो जेत सिंह के समय थे। इस राणा कुंभा के समय कहाँ से आगे? सारंग व्यास भी थे, कवियत्री भी थे, कान्हा व्यास भी थे, विद्वान नहीं थे, केवल एक ही नहीं था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? आबूर दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, कुंभरगढ़ दुर्ग। ये तो बिल्कुल नागौर विजय के उपलक्ष्य पे, नागौर विजय के उपलक्ष्य पे, नागौर विजय पर यह बनाया था। बसंतपुर ये आपके सिरोही में है, आबूर दुर्ग ये भी सिरोही में है। भैंसरोड दुर्ग का निर्माण भैंसासा वह रोडाचारण ने करवाया था। भैंसासा वह रोडाचारण ने करवाया था। भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में, ठीक है। ये लो भाई, कुंभा ने नहीं किया। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल्फतू ने। अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध रचना है खजाइन उल्फतू, उसके अंदर इस वीरता का वर्णन किया गया था, इस युद्ध का वर्णन किया गया। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है? पहले जेत सिंह आता है, फिर तेज सिंह आता है, फिर समर सिंह आता है, यही सही है। नैणसीरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी बताया था, ब्राह्मण वंशी नहीं बताया था। हमीर को मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है, बिल्कुल 100% बात सही है। हमीर को 1326 ईस्वी में मालदेव सोनग्रा को हराकर मेवाड़ में गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा को पुनः स्थापित किया था, ये बात भी सही है, तो पहला ही सही है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जेत सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? भूतालय के युद्ध के अंदर। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में हुआ था भाई, ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान मिली थी, बिल्कुल सही बात है। राणा चूड़ा को मेवाड़ का विश्व पितामह कहा जाता है, यहाँ पर कुंवर चूड़ा भी आ सकता है भाई, ध्यान रखना, कुंवर चूड़ा। राणा मोकल के साथ बूंदी के नकली दुर्ग की कथा जुड़ी हुई है, नहीं मोकल के साथ नहीं जुड़ी हुई है, लाखा के साथ जुड़ी हुई है। मोकल नहीं आएगा यहाँ पर, लाखा आता तो सही हो जाता। सत्य कथन पूछ रहा है, 1, 2 सही है, तीसरा गलत जवाब यारो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तौड़ का प्रथम शाखा अगस्त 1303 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय रतन सिंह के सेनापति आल्हा और उद्दल थे। रतन सिंह के सेनापति अलाउद्दीन थे, गोरा और बादल थे, गोरा व बादल थे, तो ये तो गलत होगा भाई। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था। खेराबाद तो सिवाना का किया था भाई साहब, खिजराबाद किया था, खिजराबाद किया था। ये लो भाई, ये भी गलत हो गया। अब पूछ क्या रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, 2, 3 गलत है। ये लो डी ऑप्शन आ गया। बताओ कहाँ दिक्कत है, बताओ रे भाई। गुहिल वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौसेका की वंश बताया था, सही है। कवि राजा श्यामल दास ने गुहिलों के आनंदपुर ब्राह्मणों को बताया था, गलत है, ये इसका उल्टा आएगा। डी.आर. भंडारकर ने मेवाड़ के गुहिलों के वल्लभी के शासक, भाई डी.आर. भंडारकर ने तो बताया था आनंदपुर के ब्राह्मण वंश का, और कवि राजा श्यामल दास ने बताया था वल्लभी शासक के वंश का, तो ये दोनों ही गलत हो गया। और पूछ रहा है सत्य कथन, केवल एक ही सही है। ये लो भाई साहब,
मेवाड़ के कुछ प्रश्न तो हो गए और बाकी आप काल देख लेला, काल कर देख ला जते वीडियो शेयर करोला। ठीक है कोने, तो वीडियो शेयर करबो मत भूल जो, आगे और भी बेहतरीन प्रश्न आ बड़ा है ते देख जो। ठीक है भाई, धन्यवाद।